हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है किशोरावस्था, सेकेंड प्रौढ़ावस्था, थर्ड पूर्व बाल्यावस्था, फोर्थ बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तनाव तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट है लिखना, सेकेंड है चढ़ना, थर्ड है फुदकना, फोर्थ है दौड़ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लिखना। लिखने में क्या होता है, कम मांसपेशियों का यूज़ होता है। जिस चीज़ में कम मांसपेशियों का यूज़ होता है उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, ठीक है। और जिनमें हमें अधिक मांसपेशियों की ज़रूरत होती है उसे ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल कहा जाता है। जैसे चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, इन समूह में अधिक मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो हम इन्हें ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की साहब जो है वो भाषा विकास से संबंधित हैं। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एलएडी नामक सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की साहब ने एलएडी नामक सिद्धांत दिया है। एलएडी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है फ्रेंड्स। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है बाहर से आएगा तो बिना हाथ धुले खाना खा लेता है या फिर अपने गंदे हाथ को अपने कपड़ों में पोंछ लेता है। उसे साफ सफाई की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। इसे टोली एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने दोस्तों में रहना पसंद करता है। और इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है। फर्स्ट है मात्रात्मक, सेकेंड है गुणात्मक, थर्ड है कुछ सीमा तक अमापनीय, फोर्थ है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फोर्थ। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा थर्ड, विद्यालय मीडिया। विद्यालय मीडिया जो है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। अगर पूछता कि प्रथम समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है तो परिवार हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा है सबसे पहले परिवार से ही चीज़ें सीखता है, इसलिए परिवार को प्रथम समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सेकेंड है निरंतर विकास का सिद्धांत, थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फोर्थ है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत है और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोर्थ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सेकेंड, समयस्को और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट मूल परिवृत्यात्मक, सेकेंड संरक्षित, थर्ड संज्ञानात्मक, फोर्थ संवेगात्मक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फर्स्ट मूल परिवृत्यात्मक, क्योंकि जो बच्चा होता है इस स्टेज में
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, गलत। सेकेंड दिया हुआ उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। थर्ड है एक समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये राइट आंसर है, क्योंकि एक बच्चे के विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसे समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करा जाए जिससे उसका विकास सही ढंग से हो सके। तो हमारा राइट आंसर है वो थर्ड होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 18 से 24, सेकेंड है 24 से 30, थर्ड है 30 से 36, फोर्थ है 12 से 18। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, 18 से 24 माह में जो बच्चा होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को मिला के बोलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फोर्थ, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। यानी बच्चे में सबसे पहले सांवेदिक विकास होता है। बच्चा जो होता है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सबसे पहले सीखता है, उसके बाद वो मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करता है, उसके बाद उसमें अमूर्त चिंतन स्टार्ट होता है, तर्क करता है, अमूर्त चीज़ों के प्रति तर्क वितर्क करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट केवल पर्यावरण पर, सेकेंड है ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, थर्ड है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, फोर्थ है केवल आनुवांशिकता पर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। यानी बच्चों के विकास के लिए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही जरूरी है, इन दोनों के बिना बच्चों का विकास संभव नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, सेकेंड है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, थर्ड है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, फोर्थ है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा फर्स्ट, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है फर्स्ट शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, सेकेंड है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, थर्ड है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, फोर्थ है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोर्थ, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? फर्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, सेकेंड व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, थर्ड शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, फोर्थ ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा फोर्थ, ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार कंटेंट के साथ।